राधे राधे गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट अलका तिवारी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? पारिस्थितिकी का मित्र कौन नहीं है? ए बबूल, बी यूकेलिप्टस, सी नीम, डी पीपल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। इसका थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। यूकेलिप्टस को क्या कहते हैं? यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु। यूकेलिप्टस बहुत ज़्यादा जल एकत्रित कर लेता है, इसीलिए उसे पर्यावरण का शत्रु घोषित किया गया है। यूकेलिप्टस को जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी जल स्तर काफ़ी नीचे चली जाती है। यूकेलिप्टस को जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ का जल काफ़ी नीचे चला जाता है, इसलिए यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का मित्र नहीं कहा जाता है, पारिस्थितिकी का शत्रु कहा जाता है यूकेलिप्टस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ए बबूल, बी अमलतास, सी नीम, डी यूकेलिप्टस। अभी हम इससे पहले बता चुके हैं, पर्यावरणीय संकट माना जाता है यूकेलिप्टस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। यूकेलिप्टस का पेड़ जहाँ पे लगाया जाता है वहाँ का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है? ए तालाब एवं दलदल, बी झरना एवं नदी, सी तालाब एवं नदी, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तालाब एवं दलदल। स्थिर जल, जल जहाँ पे इकट्ठा होता है, जैसे तालाब, आर्द्र भूमि, झील, जलाशय, ये सब जहाँ पे जल इकट्ठा होंगे उसे ही हम कहते हैं लैंटिक आवास। लैंटिक आवास हम किसको कहते हैं? जहाँ पे जल इकट्ठा हो जाता है उसे ही हम लैंटिक आवास कहते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, तालाब एवं दलदल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है? इकोटाइप, ए इकोटाइप, बी इकेड, सी इकोस्फीयर, डी इकोटोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इकोटोन। दो समुदाय, एक समुदाय जैसे ये हो गया पहला समुदाय, दूसरा समुदाय ये हो गया, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है इसमें जो संक्रमित हो जाएंगे उसे ही हम कहते हैं इकोटोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से कौन है? ए मरुस्थल, बी पर्वत, सी महासागर, डी वन। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो महासागर है। कौन है? महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारितंत्रों की घाटी उत्पादकता के क्रम में उसका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ए महासागर, झील, घास स्थल, मैनग्रोव, बी मैनग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील, सी मैनग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, डी महासागर, मैनग्रोव, घास स्थल, झील, घास स्थल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही है इसका अनुक्रम? तो इसका सही है पहले मैनग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? तो किसने किया है? ए ईपी ओडम ने, बी सी रॉनकियर ने, सी एफ.ई. क्लीमेंट्स ने, डी अर्नीज नेस ने। तो किसने किया है सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग? तो वो अर्नीज नेस ने किए थे। और कब किए थे? सन 1973 में।
1973 में, 1973 में किए थे अर्नीज नेस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी नेस, नेस मतलब आला, नेस मतलब क्या होता है? आला। पारिस्थितिकी नेस आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? ग्रीनेल ने, डार्विन ने, सी ईपी ओडम ने, डी सीसी पार्क ने। तो किसने किया था पारिस्थितिकी नेस की संकल्पना को प्रतिपादित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनेल ने। किसने किया था? ग्रीनेल ने। और कब किया था? तो किए थे 1917 में। डेट भी याद रखिएगा, 1917। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? ए इकोक्लाइन, बी हेलोक्लाइन, सी पिक्नोक्लाइन, डी थर्मोक्लाइन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन होता क्या है? पिक्नोक्लाइन किसी जल, पिक्नोक्लाइन वो होता है जहाँ जो किसी जल निकाय में, जहाँ से जल बहता है, घनत्व की प्रवणता को दर्शाती है, उसे ही हम कहते हैं पिक्नोक्लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह मतलब अपलेविंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। नंबर 1 देखिए, अपघटक सूक्ष्मजीवों को सतह पर लाकर, दूसरा पोषकों को सतह पर लाकर, तीसरा अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। तो कौन सा युग्म सुमेलित है इसमें? तो कौन सा सही है? इसमें सही कथन है। तो कौन सा सही कथन है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपघटकों सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, ये तो बिल्कुल गलत है। पोषकों को सतह पर लाकर, ये राइट है। अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर, अधस्थलीय जीवों को नहीं, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? नंबर 1, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव मतलब संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। दूसरा, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप लोग इसको फिर से एक बार देख सकते हैं वीडियो में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, ये दोनों ही गलत हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया, ये भी गलत है। और पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना ही 2। इसका थोड़ा देख लेते हैं डिफिनीसन। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 नहीं 1986 अगर होता तो ये कथन सही हो जाता। 1986 होना चाहिए था। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है कृषि, यहाँ पे देखिए जो दे रहा है कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना नहीं है इसमें, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है ए, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी में, बी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन से, सी, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, डी, भौतिक
घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी में जैविक विविधता को परिभाषित करता है। विभाजन का समय क्या था? तो इसका समय था 1972। इसका समय था 1972। इसका समय 1972। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? ए अल्फा सूचकांक, बी बीटा सूचकांक, सी गामा सूचकांक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा सूचकांक। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय मतलब आवास के क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है अल्फा सूचकांक। और यह अवधारणा किसने दी थी? अल्फा सूचकांक की अवधारणा किसने दी थी अल्फा सूचकांक की? तो वो दिए थे आर.एच. विटेकर ने। आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता का क्या अर्थ है? विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, बी विभिन्न प्रकार के जंतु, सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, डी विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है तो कौन सा है? ए भोजन, बी औषधि, सी औद्योगिक उपयोग, डी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सबसे महत्वपूर्ण। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैसे मतलब जैव विविधता आनुवांशिक होता है, जाति, समुदाय व पारिस्थितिक तंत्र पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन किया जाता है। समुदाय पे, जाति पे, पारितंत्र पे, आनुवांशिक पे कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वाह किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ए आनुवांशिक आत्मसातकरण, बी परभक्षियों का नियंत्रण, सी प्राकृतिक वास का विनाश, डी कीट नियंत्रण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वास का विनाश। जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वास का विनाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? ए सी.जे. बोरो, बी डी कास्त्री, सी वाल्टर जी रोसेन, डी आर बैटिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाटर जी रोसेन ने बायोडाइवर्सिटी का सर्वप्रथम प्रयोग किया। वाटर जी रोसेन ने। और कब किया था? तो 1968 में। कब किए थे? 1968 में। कब किए थे? 1968 में। अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? ए प्राकृतिक आपदा दशक, बी जैव विविधता दशक, सी जलवायु परिवर्तन दशक, डी पर्यावरण दशक। तो किसे किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा जैव विविधता दशक को। जैव विविधता दशक को 2011 से 2020 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्दिष्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी एनसीएमबी किस शहर में स्थित है? एनसीएमबी मतलब नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? नंबर 1 ए भावनगर में, बी जामनगर में, सी मुंबई में, डी पुडुचेरी में। तो कहाँ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जामनगर में। जामनगर में प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी है जामनगर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बी शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, सी शंकुधारी वनों में, डी उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तो एक बार देख चुके, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय कहाँ है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पे है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में, सी शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, डी सवाना बायोम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यूपी पीसीएस मेंस 2014 में आया था क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? ए शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, बी उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में, सी अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, डी मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षतः काफ़ी अधिक होती है? ए गहरे समुद्र में, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, सी कोरल कीफ में, डी मरुस्थल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 2 आंसर सही हो रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या कौन कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक तो हो गया इसका राइट आंसर, और दूसरा कोरल कीफ भी हो गया। ये 2 जगहों में प्रजातीय विविधता काफ़ी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता में परिवर्तन होता है? ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, बी भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, सी पृथ्वी पर एक समान रहती है, डी ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, या भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, या पृथ्वी पर एक समान रहती है, या ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में जब परिवर्तन होता है, तो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, ए शांत घाटी में, बी कश्मीर में, सी सुरमा घाटी में, डी फूलों की घाटी में। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में आया था, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011,
यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में प्री में 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, सीटेट, यूपी टेट और अन्य कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं सब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शांत घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पे है? तो शांत घाटी है केरल में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में है शांत घाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांत घाटी अवस्थित है, देखिए हम बता चुके हैं एक बार आप सभी को। शांत घाटी कहाँ है? तो शांत घाटी केरल में है। कहाँ पे है? केरल में। ये भी देखिए यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में प्री में 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो किस राज्य से संबंधित है? केरल से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल। इस घाटी को जो साइलेंट वैली परियोजना है इसको 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया है। साइलेंट वैली को 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया है। नेशनल पार्क 1984 में साइलेंट वैली परियोजना को नेशनल पार्क घोषित किया गया है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ पे है? केरल में है। 1984 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है ए केरल, बी जम्मू एवं कश्मीर में, सी उत्तराखंड में, डी हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ है फूलों की घाटी? तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पे है? किस जिले में? तो चमोली जिले में है। चमोली, उत्तराखंड के चमोली जिले में। चमोली जिले में है। उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी अवस्थित है, उत्तराखंड के चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? ए यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। बी यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। सी इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं। डी यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, हिमालय पर्वत प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारक से है। ए उच्चतर अक्षांशों की तुलना में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। दूसरा देखिए, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की उन्नता तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। एक और दो दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, ये भी सही है आपका। और दूसरा देखते हैं, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उच्चतर से निम्नतर में अधिक होती है और निम्नतर से समानता अधिक होती है। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों में अधिक होती है और उच्चतर उन्नतांशों से निम्नतर उन्नतांशों में अधिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी
एक और दो दोनों। तो आज गाइस बस यहीं तक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद।